आखिरी सांस तक जिंदादिली की कोशिश करते हुए जिंदगी से जंग लड़ते रहे अजीत जोगी और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। शिव डहरिया के पास चलेंगे, इस वक्त उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। से जोगी जी जब कलेक्टर थे यहाँ पे, उस समय हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे और सबसे पहले छात्रावासों की समस्या आई तो हमने जोगी जी का रात में कलेक्टर रहते हुए उनका घेराव किया। तो उन्होंने बताया कि देखो हम लोग छात्र राजनीति में रहते हैं, हम सबको किस तरह से काम करना चाहिए, ये वो हमेशा बताते थे और उस समस्या का निराकरण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और जब वो राजनीति में आए 1986 में, जब राज्यसभा के सदस्य बनाए गए, उस समय हम लोग भी पार्टी के लिए काम करते थे। और अर्जुन सिंह जी एक बड़े राजनेता थे मध्य प्रदेश के, उनके साथ हम लोग मिल के काम किया करते थे और जोगी जी भी साथ उसमें साथ में सब काम करते थे। तो निश्चित रूप से हम लोगों का विचार एक जैसे मिलता था और हम लोगों ने सब मिल के काम किया भी। लेकिन जोगी जी जब अन्य पार्टी में चले गए, लेकिन उनकी सोच उस समय भी छत्तीसगढ़ के विकास की रहा करती थी। तो हम सब चाहते हैं कि वो उनके जो अच्छे काम हैं उनको हम सबको स्मरण रहेगा और वो यादों में हमेशा हम लोगों के बीच में जीवित रहेंगे। तो अपने कामों के माध्यम से अब अजीत जोगी अपने स्मृतियां छोड़ गए हैं, जो आने वाली राजनीति में अपनी छाप छोड़ गए हैं। शिरीष जी हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार। किसी राजनीतिक शख्सियत का जब निधन होता है शिरीष जी, तो उनकी जब खासियत को हम याद करते हैं, उनके फैसलों को हम याद करते हैं, उनके राजनीति में जो सहयोग रहा, जो योगदान रहा, उसको हम याद करते हैं। अगर अजीत जोगी को याद करें तो उनकी कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें दूसरे राजनेताओं से खास बनाती है, ऐसी कुछ खास बात? देखिए, राजनेता जो भी होता है उसके अंदर कुछ तो खास बात होती है, लेकिन यदि वो राजनेता अजीत जोगी है तो उसकी खासियत सबसे अलग है, सबसे जुदा है। उसका एक बड़ा कारण है कि एक नया राज्य जब जन्म लेता है तो वो बहुत सारी कमियों के साथ जन्म लेता है। उस जो कमियां होती हैं उसके कारण ही उसका जन्म होता है, और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, उसे कैसे विकास की पटरी पर लाया जाए और उसे कैसे विकास की दिशा दी जाए, ये इसका सबसे बेहतर उदाहरण कहा जाए तो अजीत जोगी थे और उन्होंने इसको साबित भी किया। छत्तीसगढ़ की जो नीति बनाने की बात हो, निर्णय की बात हो, यहाँ पर विद्युत मंडल का जब उन्होंने विघटन किया मध्य प्रदेश से, उन्होंने बोला कि हमको छत्तीसगढ़ का विद्युत मंडल अलग बनाना है, तो ये एक ऐसा फैसला था जिससे उनकी वहाँ पर जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह की, उसके साथ टकराव के आसार भी बने और उन्होंने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की। और राज्य बनते से साथ जो एक अकाल की स्थिति पड़ी तो सबसे पहले उन्होंने काम के बदले अनाज योजना शुरू की, सोनिया गांधी जी को बुलाया, खुद ले जाके जोगी डबरी योजना उन्होंने शुरू की कि जल स्तर कैसे ऊपर हो, इंदिरा गांव गंगा योजना, इंदिरा ज्योति योजना, ऐसी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू करी जो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुई। और उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो गांव गरीब किसान जो उनकी सोच में था उसको उन्होंने सामने दिखाया। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी आज जो आप देख रहे हैं, जो इतना 85 लाख मीट्रिक टन यहाँ धान का की खरीदी होती है, उसके लिए यदि श्रेय किसी को जाता है तो अजीत जोगी को जाता है, जिन्होंने इस बात को केंद्र सरकार के सामने जाके रखा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनका जो धान है वो आपको एमएसपी पर खरीदना है। और उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, अटल जी से टकराव मोल लिया, दिल्ली गए, वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अटल जी ने उनको बातचीत के लिए बुलाया और वहाँ से एक छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति परिवर्तित होना शुरू हुई। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, जो किसानों को जो ब्याज मिलता था जो 14% पे, वो फिर धीरे धीरे करके 0% हुआ। तो छत्तीसगढ़ के किसान को छत्तीसगढ़ की राजनीति केंद्र में लाने और छत्तीसगढ़ की धान की खेती को छत्तीसगढ़ की राजनीति की आत्मा बनाने वाले व्यक्ति। अहम बातें आपने की शिरीष जी, इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है मुझे आपसे और चर्चा करनी चाहिए और जानकारी आपके माध्यम से लेनी चाहिए। लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हमारे साथ में जुड़ चुकी है, अनुसुईया उइके। अनुसुईया जी, जोगी जी का निधन आज हुआ और छत्तीसगढ़ की अगर राजनीति को हम देखें तो छत्तीसगढ़ के जन्म के साथ में पहले मुख्यमंत्री वो रहे। आप किस तरीके से उन्हें देखती हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही दुखी हूँ, दुख हुआ उनके निधन से, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति
जो छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा सोचते थे और हमेशा उनके दिल और दिमाग में विशेष तौर पर आदिवासी वर्ग के लिए विशेष तौर पर उनकी चिंता थी। मुझे याद है जब मैं पहली बार जब शपथ लिया था और उसके बाद पूरा परिवार और उनके जितने भी सहयोगी थे मुझको बधाई देने आए थे, तब पहली ही बार में उन्होंने बहुत सारी समस्या से मुझे अवगत कराया और ज्ञापन भी दिया। तो इससे ये लगता था कि मतलब इतना उनके इस प्रदेश के लोगों के लिए कितने वो चिंतित है और बड़े खुश थे, बड़ा उनको एक आत्मीयता थी कि हाँ हमारे ही कोई बीच की जो है यहाँ पर राज्यपाल बनकर आई है। क्योंकि मुझे याद है जब 86 में जब वो पहली बार राजनीति में जब आए थे तो राज्यसभा के रूप में उनका नॉमिनेशन हुआ था, उस समय मैंने ही उनके प्रस्तावित बनी थी और हमेशा मैं उनको कहती थी कि आपको याद है कि नहीं। और उस समय मैं एमएलए थी विधानसभा में 85-90 के बीच में मध्य प्रदेश में, और उनसे बड़े अच्छे संबंध मेरे रहे हैं जी। और हमेशा भी जब भी मिलते थे तो बड़े हंसते मुस्कुराते रहते थे, हंसते हुए बात करते थे। और अभी बीच में जब उनका जन्मदिन था तो भी मैंने उनके इतना खुश हुए वो, और मुझे विश्वास नहीं होता कि उनके अंदर का जो जीवटपन था, बिल्कुल मुझे लग रहा था कि नहीं वो अभी इतनी जल्दी हमारे बीच से नहीं जाएंगे, वो पुनः स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, क्योंकि लोग मतलब देखिए इतना बड़ा भयंकर एक्सीडेंट, लोग कहते हैं कि वो कैसे बच गए और उसको फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट के बावजूद भी पुनः इतने ठीक होकर और फिर से वो सक्रिय राजनीति में और लोगों की इस प्रदेश के लिए कार्य करते रहे। तो हमेशा उनकी जो सोच रही है, चिंतन रहा है, एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और उन्होंने जब मुख्यमंत्री कार्यकाल का लोगों ने मुझे जब बताया, मैंने कुछ देखा कि जब ये सारा डेवलपमेंट जब नया रायपुर का जो हुआ है वो बना है तब उनके ही कार्यकाल के समय था। तो बताइए कितनी उनकी ऐसी सोच थी जो उन्होंने इस प्रदेश के लिए आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया, और वो सारी चीजें याद रहेगी। और ऐसे समय वो चले गए जो कि इस प्रदेश के लिए तो है ही नुकसान, हम सब लोगों के लिए भी बहुत ऐसे व्यक्ति को जाना बहुत अखरेगा। और दिल से मैं उनके प्रति बड़ी मेरी पीड़ा भी है और संवेदना भी है कि ऐसे व्यक्ति को हमने खो दिया है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को इस समय दुख सहन करने की शक्ति दे, और निश्चित रूप से हम उनके सपनों को, जो उनकी कल्पना थी, वो भले ही हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हम उनकी जो भी उनकी कल्पना और भावना थी इस प्रदेश के कल्याण के लिए, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगी जो उन्होंने मुझे कहा था जब राज्यपाल बनने के बाद लोगों की समस्या का समाधान करने की लिए बहुत सारे ऐसे मुझे मुद्दे दिए थे। जी अनुसुईया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और ये प्रतिक्रिया देने के लिए। शिरीष जी, जब आपने चर्चा की, बहुत सारी योजनाओं का आपने जिक्र किया और एक अहम बात आपने की कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो जाहिर सी बात है कि उन कमियों की वजह से ही राज्य का निर्माण हुआ था, जिसको दूर करने के लिए एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। आपको लगता है जिन योजनाओं का जिक्र आपने किया उनकी जमीनी सच्चाई को अजीत जोगी बहुत अच्छे से समझते थे, क्योंकि वो आपको याद होगा कि कलेक्टर भी रायपुर के रहे थे, कुशल प्रशासक के तौर पर उन योजनाओं की जरूरत को वो समझते थे, इसीलिए शायद ये योजना लेकर लोगों के बीच हो गए ताकि उसका समाधान वो कर सकें। ज्योति जी, आपको बताना चाहूँगा कि जब वो कलेक्टर थे रायपुर में, उस समय रायपुर जिला अविभाजित था। माने यहाँ पर बलौदा बाजार और जो महासमुंद धमतरी है, ये रायपुर जिले के, गरियाबंद है, ये रायपुर जिले के हिस्से हुआ करते थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ के जो 4 जिले हैं, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी और बलौदा बाजार, वो इसी रायपुर जिले के हिस्से थे। तो एक तरह से कहें राज्य के 5 जिले के वो कलेक्टर रहे उस जमाने में, और उन्होंने जिन चीज़ों को देखा, छत्तीसगढ़ की जिन लोगों की समस्याओं को देखा, तो उनको उन सब चीज़ों से बहुत वाकिफ थे, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो जहाँ से आते थे, पेंड्रा मरवाई के इलाके से, वहाँ उन्होंने उन चीज़ों को देखा था, और ना सिर्फ देखा था, उनको महसूस किया था। और जब उनकी पहली पोस्टिंग भी हुई
कलेक्टर के रूप में, तो वो ऐसे जिलों में हुई पहली और दूसरी पोस्टिंग सीधी और शेड्यूल में, जो आदिवासी बहुल इलाके थे, जहां पर जीवन वैसे भी कठिन। आज भी आप देखें तो सीधी उतना विकसित जिला नहीं है, तो उस जमाने में क्या स्थिति रही होगी, और ऐसी स्थिति में वहां पर काम करना और अपनी पहचान बनाना, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति उस चीज को समझता होगा, गहराई से जानता होगा और उस चीज को महसूस करता होगा, उसने वैसा काम किया होगा। और यही कारण है कि उनके काम, उनकी प्रशासनिक क्षमताओं ने उनको राजनीति में की ओर भी मोड़ा। और लोगों का ये भी कहना कि उनको चीजों की इतनी गहरी समझ थी कि जो विषय विशेषज्ञ होते थे वो खुद आश्चर्यचकित हो जाते थे कि उनको ये सब जानकारियां कैसे प्राप्त हो रही हैं, या उनके पास इतनी जानकारियां कैसे हैं। जैसे लोग बताते हैं कि जब वो हवाई यात्रा करते थे या कभी हेलीकॉप्टर में जाते थे, तो पायलट के बराबर ही उनके पास जानकारी हुआ करती थी। और छत्तीसगढ़ में जितना वो पूरे छत्तीसगढ़ को घूमते, उतनी ही छत्तीसगढ़ के हितों के लिए वो जाके केंद्र सरकार से बात करना, और एक एक योजनाओं के लिए वो जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन उसका छत्तीसगढ़ में कैसे लाभ होगा, छत्तीसगढ़ को वो छत्तीसगढ़ के आम आदमी तक वो योजना कैसे पहुंचेगी, इन सब चीज़ों के बारे में उनको बड़ी गहरी समझ थी। और कानून में कहाँ पे पेचीदगियाँ हैं, उसको कैसे दूर किया जाना, उसके लिए भी वो प्रयास करते थे। जैसे कि आपने देखा टी.एस. सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री, उनका कहना है कि जो पीएचसी चल रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, उसमें जो लोग हैं वो आज सिर्फ अजीत जोगी जी की 3 वर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम की उपज है। उसके कारण आज इनके पास ये मैन पावर है कि छत्तीसगढ़ में ये इन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, जहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जो उनकी सोच का मूल सोच का हिस्सा था। यदि यही बात उनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर थी, हालांकि उसमें एक सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि वो जिस तरह से उसमें कोई बंधन नहीं था, तो ऐसे ऐसे लोग भी उसमें सामने आ गए थे। लेकिन उनकी सोच जब अजीत जोगी से इस बारे में बात की गई, तो उनका कहना था कि वो उनका मानना है कि जो सक्षम होगा, जो अच्छी क्वालिटी देगा, वही सरवाइव कर पाएगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो वो भी ऐसा कोई निर्णय था उनका, था कि किसी भी तरह राज्य देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो जाए, इसको प्रोग्रेसिव स्टेट मान लिया जाए, ये प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में अपनी ख्याति अर्जित करे, छत्तीसगढ़ हर चीज़ में नंबर 1 बने। ये जो उनकी सोच थी, जो ये उन्होंने बीज का रोपण छत्तीसगढ़ में किया था, उसका ही नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ में उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसको उसके आगे बढ़ना पड़ा, और आज जो कांग्रेस सरकार, उसको उसके आगे बढ़ना पड़ा। तो ये बल्कि जो दूसरे राज्य बने वो विकास में उतने आगे नहीं है जितना छत्तीसगढ़ आगे है। इसकी बड़ी सोच, उसके पीछे छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी जैसे नेता का नेतृत्व करना और संभालना, और अपनी पार्टी को भी उस तरह से उस जमाने में गति देना, ये अजीत जोगी के बस की बात थी। बहुत सही बात आपने कही शिरीष जी, क्योंकि याद होगा क्योंकि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो साथ साथ में और भी राज्य बने, लेकिन अगर विकास की दृष्टि से देखे जाए तो आज भी छत्तीसगढ़ उनमें से बहुत बेहतर स्थिति पर है और दिनों दिन वो आगे बढ़ रहा है। एक जो चीज अभी राज्यपाल महोदया ने भी कही कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखा, और आपने उनके चेहरे पर वो चीज देखी होगी, कभी वो हताश और दुखी नहीं दिखे, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा से ही देखने को मिली, जो जीवटता को उनकी दिखाती थी। मुझे लगता है कि ये उनकी खूबी थी। ज्योति जी, आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको अजीत जोगी जी का कभी ऐसा चेहरा याद है जब वो बिना मुस्कुराए हुए आपको दिखे हों? बिल्कुल नहीं। उनकी सबसे खास बात थी कि वो हमेशा सामने वाले से जब भी अभिवादन करते थे या बात करते थे, तो वो उनकी स्माइल और उनके जो उनका मिलने का तरीका था वो इतना अच्छा रहता था कि सामने वाला बहुत इम्प्रेस हो जाता था। छोटे छोटे बच्चों से लेके वृद्ध से लेके किसी, उनके लिए कोई बंधन नहीं था कि ये इस वर्ग का है तो इससे ऐसा ट्रीटमेंट करना, ये वर्ग का तो इससे ऐसा ट्रीटमेंट करना। सबके लिए एक समान भाव से बात करना और सबकी बात को उतनी ही गंभीरता से सुनना, ये उनके व्यक्तित्व की एक खासियत थी। जब भी आप उनका चेहरा देखेंगे तो आपको अजीत जोगी का एक हंसता हुआ चेहरा ही याद आएगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि उनका कोई ऐसा आपने चेहरा नहीं देखा होगा, या आपको ऐसा कुछ आपकी मेमोरी में नहीं होगा जब आपको लगे कि अजीत जोगी बहुत गंभीर मुद्रा में दिख रहे हो या किसी से वैसे, कितना भी हालांकि बड़ा ऐसे मौके आए, लेकिन यदि आप ज्यादातर समय की बात करें तो हमेशा हंसते हुए बात करते थे, हमेशा वो खुश दिखते थे और उसमें ही आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल। ओपी चौधरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, पूर्व कलेक्टर और बीजेपी के नेता हैं। ओपी जी, आज जो दुखद खबर है उसकी जानकारी आपको भी होगी कि अजीत जोगी का निधन हो चुका है, और आईएएस आईपीएस कुशल प्रशासक के साथ साथ कुशल राजनेता वो रहे, चूंकि आप भी कलेक्टर रहे। किस तरीके से देखते हैं और क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी अजीत जोगी में? वे एक रियल फाइटर थे। कल्पना कीजिए कि आज से 74 साल पहले मरवाही के जंगलों के बीच एक बच्चा पैदा होता है, वहां से निकलकर वो इंजीनियरिंग करता है,
इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बनता है, फिर आईपीएस बनता है, फिर आईएएस बनता है, फिर रायपुर का कलेक्टर बनता है, फिर इंदौर का कलेक्टर रहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देता है, फिर राज्यसभा सदस्य बनता है, फिर लोकसभा सदस्य बनता है और छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनता है। एक्सीडेंट ने तो उन्हें शारीरिक रूप से खड़ा रहने से रोक दिया था, लेकिन उनके हौसले हमेशा खड़े रहे। तो मुख्यमंत्री पद से 17 साल पहले अलग हो गए, वो शरीर से इतने सालों से खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी प्रासंगिकता छत्तीसगढ़ की राजनीति में पूरी बनी रही। यही असली मास लीडर की निशानी होती है, असली फाइटर की निशानी होती है। वो जोगी जी की एक असली फाइटर थे और वो उस असली फाइटर को मैं नमन करना चाहूंगा। ओपी जी, आप भी कलेक्टर रहे हैं और जोगी जी भी कलेक्टर रहे हैं, और बहुत सही बात आपने कही कि एक छोटे से गांव से निकलकर, जैसे आपने भी आईएएस फाइट किया और उसके बाद आज आप भी राजनीति में हैं, ऐसे में कुशल जो प्रशासक होता है उसका राजनीति में जाना कितना राजनीति के लिए एक अच्छा कदम होता है, क्योंकि वो लोगों के जरूरतों को काफी करीब से, उनके तकलीफों को काफी करीब से जान जाता है। जी, राजनीति को कई बार लोग मतलब एक गलत जगह के रूप में देखते हैं, वहाँ बहुत गंदगी है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मेरा भी मानना है और कहीं ना कहीं जोगी जी भी शायद इस बात को स्वीकार करते थे कि जब तक उस जगह हम जाएंगे नहीं तो उसको सफाई कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमको हमेशा चीजों को प्रोएक्टिव वे में, किसी चीज को अगर हम सुधारना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसका हिस्सा बनना चाहिए और चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। मैं भी इस बात में विश्वास करता हूं और मेरे भी राजनीति में आने का उन्होंने खुलकर, दूसरी पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने खुलकर समर्थन किया था और बड़ा स्वागत किया था। तो आज मैं उनको याद करना चाहूंगा और निश्चित रूप से उन्होंने एक प्रेरणा छोड़ा है प्रदेश की युवाओं के लिए। ओपी चौधरी जी, आप रायपुर के भी कलेक्टर रहे हैं, जांजगीर के भी रहे हैं, दंतेवाड़ा के भी कलेक्टर रहे हैं। इन तीनों जिलों में कलेक्टर रहने के दौरान और रायपुर नगर निगम में भी आपने काम किया है, तो उस दौरान आपके अजीत जोगी जी से कभी जनता के किसी मुद्दे को लेकर, कोई समस्या को लेकर कोई बातचीत हुई हो या कोई ऐसा वाकया हो जो आप यहाँ शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, मैं रायपुर नगर निगम आयुक्त जब था 2010-11 में, तब तेलीबांधा तालाब, जो मरीन ड्राइव बोलते हैं, तेलीबांधा तालाब जो हम बोलते हैं, उसका प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे और वहाँ करीब 1200 परिवारों का रिहेबिलिटेशन किया जाना था। और चूंकि जोगी जी कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तो वो विरोध करते थे और वहाँ पे जाके विरोध को जोगी जी ही पूरा वहाँ पे भड़काते थे पूरी अच्छी तरह से। तो मैंने पता किया, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वे भी सोचते थे जब मुख्यमंत्री थे तो इस तेलीबांधा तालाब का बहुत अच्छे तरीके से विकास करने के बाद, तो मैंने फिर एक बार उनसे फोन किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बुलाया मुझे और फिर मैंने बोला कि मैं तो जब गया वहाँ पे तो उनको मालूम था कि तेलीबांधा में मैं विरोध करा रहा हूँ, इसलिए आया है करके। लेकिन उन्होंने अपने लाइब्रेरी में ले गए मुझे सागौन बंगले में और 1 घंटे तक उन्होंने अलग अलग प्रशासनिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा की, कैसे काम करना चाहिए, इस पर बात किया उन्होंने। और उन्होंने आखिरी में 1 घंटे बाद मुझे हंसते हुए कहा कि तुम तेलीबांधा के लिए आए हो। तो मैंने बोला हाँ सर, आप भी तो चाहते थे कि तेलीबांधा का अच्छा विकास हो। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं जाओ, कुछ नहीं होगा, अच्छे से प्रोजेक्ट करना। और लेकिन उन्होंने फिर कुछ चिंताएं जरूर जाहिर की कि वहाँ पे जो गरीब लोगों को के घर तोड़ोगे अभी तो उनको क्या करोगे। तो मैंने बताया कि बोरिया कला में उनके लिए हमने ट्रांजिट में घर रखा है, फिर यहीं पे घर बनाएंगे और उनको यहाँ पे लाएंगे। इस तरह से उन्होंने 4-5 सवाल किए कि इनको कैसे करोगे, उसको कैसे करोगे। फिर संतुष्ट होते हुए उन्होंने कहा कि जाओ अच्छे से करो, हम कोई विरोध नहीं करने दूंगा मैं। बिल्कुल। और उन्होंने फिर से फोन किया मुझे कि आप आगे बढ़ो, कोई विरोध करने नहीं आएगा, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट अच्छे से हो पाया। चलिए ओपी, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चूंकि अजीत जोगी का निधन हुआ है और उसके बाद से प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो चुका है, लोग अपने अनुभव, अपने साझा, अपनी श्रद्धांजलि जो है वो इस वक्त कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मनोज मंडावी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष। मनोज जी से बात करेंगे। श्री जी, मनोज मंडावी जी, आप भानु प्रतापपुर से आते हैं और ऐसा माना जाता है कि आपको राजनीति में लाने का, बढ़ाने का श्रेय अजीत जोगी जी को है। जब अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने तो उनके मंत्रिमंडल के आप सहयोगी थे, राज्य मंत्री रहे और आपके पास बहुत सारे विभाग थे और सारे बड़े विभाग आपके पास थे, गृह, पीडब्ल्यूडी समेत बहुत सारे विभाग थे। तो आपका अजीत जोगी जी से पारिवारिक जुड़ाव भी रहा, आपके वो नेता भी रहे, आपने उनको कैसा पाया?
सुरेश जी, जहाँ तक जोगी जी का सवाल है, आज हमारे बीच नहीं रहा है, बहुत दुखद घड़ी है। इस पे कोई शक की बात नहीं है कि मैं उसके छत छाया में राजनीतिक जाऊँ, और मैं तो ये सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जननायक थे और हमारे बीच आज नहीं रहे। और मैं जितना कहूँ, जैसे कहूँ, बहुत कम है। मैं आज भी उन्हें याद करता हूँ। आज जिस हिसाब से उनके नेतृत्व क्षमता का मैं कायल था, जिस हिसाब से वो राजनीति करते थे छत्तीसगढ़ माटी के लिए और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, जो सोचते थे समझते थे, शायद बहुत कम लोगों में देखने को मिलता था। और उसी का परिणाम है कि जैसे ही छत्तीसगढ़ बना और उनको सौभाग्य से मुख्यमंत्री बनने को मिला, और उनमें मैं बहुत करीबी था। बहुत सारा मेरे पास, जैसे कि आप सब ने कहा है कि बहुत सारे मेरे पास विभाग था, और जिस हिसाब से इस माटी का, छत्तीसगढ़ माटी का लोगों का सेवा किया, स्मरणीय है, जिसको कभी बुलाया नहीं जा सकता। कभी कहना चाहिए एक प्रकार से ये हमेशा दिल में सजो के मनोज जी, आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंची, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अजीत जोगी के निधन होने के बाद में अब मध्य प्रदेश से भी प्रतिक्रिया मिल रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, अविभाजित मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, पहले उन्होंने नौकरशाह के रूप में मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की। कलेक्टर के रूप में भी जो काम उन्होंने किए वो हमेशा याद किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में भी छत्तीसगढ़ की जनता की बेहतर सेवा की। वो अपने कार्यों के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता में, जनता के दिलों में सदैव बने रहेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से भी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान अजीत जोगी जी का दुखद निधन हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार को इस वज्र शक्ति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मध्य प्रदेश के दो भाग हुए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके प्रथम मुख्यमंत्री आज स्वर्गीय अजीत जोगी के चरणों में मैं नमन करता हूं, क्योंकि उनके साहस, उनके आत्मविश्वास को मैं वाकई में प्रणाम करता हूं कि व्हील पर रहकर, व्हील चेयर पर रहकर जिस प्रकार से अपनी पार्टी का संचालन किया, एक अद्भुत व्यक्ति, एक अद्भुत शक्ति उनमें थी। मैं उस शक्ति को, उनके उस आत्मविश्वास को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। अजीत जोगी जी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो इंदौर के कलेक्टर भी रहे और रायपुर के कलेक्टर भी रहे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य भी बने और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। तो इस तरह से एक इंजीनियर, एक प्रशासनिक अधिकारी और एक नेता के रूप में सभी जगह जोगी जी ने अपनी ख्याति अर्जित की। मैं ऐसे जन नेता को अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तो प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग होकर नया राज्य बना तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी। एक चीज मुझे लगता है शिरीष जी, जो आज हमको याद करने की जरूरत होती है, जब थोड़ी सी तकलीफ होती है तो हमारा मनोबल जो होता है वो गिर जाता है, हमसे अपना जीवन, अपना परिवार ही नहीं संभलता। लेकिन अजीत जोगी को आपने देखा, बहुत सही बात तुलसी सिलावट भी कह रहे थे कि व्हील चेयर पर रहकर अपनी पार्टी को संचालित करना, वो भी तब जब एक लंबा समय आपने उस दर्द के साथ में जिया है। उस शिकन को भुलाकर उन्होंने अपनी राजनीति, अपनी पार्टी, अपने परिवार के साथ बड़ी मुस्तैदी के साथ वो खड़े रहे। निश्चित रूप से उनके साथ उनका जो विल पावर था वही उनके लिए ड्राइविंग फोर्स था और हमेशा हर मौके पे देखा गया। यदि आप बात करें तो जब व्हील चेयर पे वो आ गए, उसके बाद भी उन्होंने इतने सारे चुनाव लड़े, उसके बाद भी उनका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रहा और
उन्होंने ना सिर्फ विधानसभा में, लोकसभा में, सब जगह ऐसे में वो एयर ट्रैवल करते थे। और व्हील चेयर में होने के बावजूद भी यदि अजीत जोगी जी सबसे ज़्यादा हवाई यात्राएं करना, ट्रेन यात्रा करना, मतलब जो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो वो भी उतना ट्रैवल नहीं कर सकता, कोई भी राजनेता, जितना वो ट्रैवल करते थे और जिस तरह से वो जनसभाओं में पहुँचते थे और जनता का अभिवादन करते थे। उनके साथ जो लोग चलते थे वो परेशान हो जाते थे कि इतना काम कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है ऐसी परिस्थिति में जब उसको वो खुद चलने में सक्षम नहीं है। और ऐसे में उनका कोई भी काम प्रभावित नहीं हुआ और उन्होंने अपने जीवन को एक सामान्य व्यक्ति से भी ज़्यादा बहुत शिद्दत के साथ जिया और उन्होंने साबित किया अपनी क्षमताओं को हमेशा। अजीत जोगी, मुझे लगता है अजीत जोगी की जो परिभाषा है वो एक ऐसे व्यक्ति की परिभाषा है जिसने अपने आप को हर मुकाम पे, हर कसौटी पे कसा और सही साबित किया। बिल्कुल। शिरीष जी, आपको याद होगा कि IBC 24 ने कॉन्क्लेव कराया था और उस समय भी वो पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात है कि केवल पार्टी राजनीति नहीं, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, वहां पर जाने की बात हो तो अजीत जोगी बड़ी सहमति से आते थे, खुशी से आते थे और उसमें पूरी सहभागिता भी करते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान जब वो कहीं जाते थे और कार में होते थे तो जैसे जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा रुकूंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी जोगी के निधन पर दुख जताया है और कुछ दिन पहले जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो भी राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने हालचाल पूछा था। और कांग्रेस अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जिन्होंने जोगी के निधन पर दुख संवेदना व्यक्त की है। सौरभ परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए अजीत जोगी के निधन पर छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर के जो बड़े नेता हैं उनके लगातार फोन्स जो है अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी को आ रहे हैं। कुछ देर पहले जो है सोनिया गांधी ने लगभग 10 मिनट से ज्यादा चर्चा की। फिर राहुल गांधी ने 2 बार फोन करके जो है संवेदना व्यक्त की है। उसी तरीके से एनसीपी के नेता शरद पवार हैं, उनका भी जो कॉल सभी सामने ही मैडम बैठी हुई है और कॉल कर रही है। इसी तरीके से जो है नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जो है दुख व्यक्त किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अजीत जोगी वाज पैशनेट अबाउट पब्लिक सर्विस, दिस पैशन मेड हिम वर्क हार्ड इन पॉलिटिकल लीडर। उन्होंने कहा है कि ये ऐसे जो राजनेता थे जिन्होंने पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना जो है जौहर दिखाया, उसके बाद राजनेता के तौर पर इन्होंने अपना जो है बखूबी जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम किए। और ऐसे जो राजनेता का जाना जो है कहीं ना कहीं देश ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए क्षति है। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। इसी तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, जेडीयू के नेता, पूरे देश के बड़े राजनेता हैं, उन सभी नेताओं के फोन आ रहे हैं। और कुछ देर बाद जो है पार्थिव शरीर जो है कटोरा तालाब स्थित जो सरकारी निवास है वहां ले जाया जाएगा। जी चलिए सौरभ, कुछ देर बाद हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल हम लगातार चर्चा कर रहे थे श्री जी ज्योति जी, जिस तरह से मैं बता रहा था कि जब अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो जब वो सड़क मार्ग से जाते थे और रास्ते में जैसे जहाँ पर रेड लाइट होती थी और वहाँ पर ट्रैफिक रुका होता था तो वो ऐसे मुख्यमंत्री नहीं थे कि जनता को देख के अपनी गाड़ी का कांच बंद कर लें। वो अपनी गाड़ी का कांच उतारते थे और हाथ निकाल कर वो जनता का अभिवादन करते थे। और ये उनके व्यक्तित्व की एक खास बात थी कि जो कोई भी उनसे मिलने जाए या जो उनके सामने आता था उसको बहुत वो चेयर अप होकर उससे मिलते थे। सामने वाले को उनसे मिलकर बड़ी खुशी होती थी और उसकी बात को भी उतनी गंभीरता से सुनते थे। ये ऐसी कुछ चीज़ें थी जिन्होंने अजीत जोगी को अजीत जोगी बनाया। और जब काम की बात होती थी, जब विधानसभा में चर्चा की बात होती थी, जब कोई नए विधेयकों की बात होती थी तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में शुरू के 3 सालों में जो परंपराएं स्थापित हुई, जो वहाँ पर उन्होंने चीज़ों को शुरू किया, वो आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा के लिए एक असेट है और उस पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा उस हिसाब से काम कर रही है। और ना सिर्फ वहाँ पर विधानसभा में, उनने प्रशासन में, पुलिस में और अन्य विभागों में एक नई परंपराओं को, नई चीज़ों को शुरू किया और ऐसी जो चीज़ें जो बोझिल थी उनको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और अधिक से अधिक जनोन्मुखी होने का काम किया उन्होंने। जी
तो नहीं रहे अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का आज 19 दिन के जीवन से संघर्ष के बाद उनका निधन हो गया और प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो चुका है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी, तो क्या उन्होंने एक पैरामीटर सेट किए जिस पर आज छत्तीसगढ़ को हम देख पा रहे हैं। लव कुमार मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। लव कुमार जी, सबसे पहला सवाल तो मैं ही आपसे ये पूछ रही हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से कितनी अपूर्णीय क्षति है और चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे में अजीत जोगी को आप किस तरीके से देखते हैं अपने नजरिए से? जोगी जी से मेरा परिचय भोपाल डेज से ही था। जब मैं भोपाल में था, बाद में श्रीनगर कश्मीर से जब आया, नया राज्य बना, तब जोगी जी के बारे में एक चीज कहना सही होगा कि वो विजनरी थे। छत्तीसगढ़ में जो रोड का नेटवर्क बना है सारा उन्हीं का दिया। याद होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक से उन्होंने लोन लिया था। तो रायपुर बिलासपुर रोड हो या रायपुर दुर्ग का जो काम हो रहा था सब उनके टाइम में हुआ था। राइस प्रोक्योरमेंट का उन्हीं का आइडिया था। और ये जो ट्राइबल्स को उनके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, ये सब भी उन्होंने सोचा था। राजनीति में उनके दुश्मन बहुत थे, लेकिन हमको लगता है कि एडमायरर्स और फॉलोअर्स उससे बहुत ही ज्यादा थे। अजीत जोगी कॉमन मैन के नेता थे। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, यंग जनरेशन जो छत्तीसगढ़ बने हुए करीब 20 साल हो ही गया है, 20 साल हो गया ना जी। उस वक्त सीएम सभी लोगों से मिलते थे। कोई पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम नहीं। वो मान लीजिए कि दिन भर अगर मुख्यमंत्री कहीं बाहर से, तो रात में आके सबसे पहले रजिस्टर ही देखते थे वो कि कौन कौन मिलने आया था, कौन कौन फोन किया था, और सभी को रिंग बैक करते थे। वो ये खूब क्वालिटीज थे उनमें। लव कुमार मिश्रा जी, उस समय छत्तीसगढ़ नया बना था और आप टाइम्स ऑफ इंडिया के यहाँ ब्यूरो चीफ हुआ करते थे और आपके तरह ही और भी जो नेशनल मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार उस समय हुआ करते थे यहाँ सभी। लेकिन आप अजीत जोगी जी के बहुत क्लोज लोगों में थे और आपका अजीत जोगी के साथ संवाद, उनके परिवार रेणु जोगी जी के साथ संवाद, अमित जोगी के साथ संवाद बहुत ज़्यादा हुआ करता था और आपने उनके साथ बहुत यात्राएं भी की हैं। इसके साथ आपने देश के करीब 50 मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग समय काम किया और आप उनके करीबी रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत से लेके बीजू पटनायक से लेके लालू यादव और सारे नाम मेरे को मालूम है। तो आप ये बताइए कि अजीत जोगी उन सब से कैसे जुदा थे और ऐसी क्या खास बात थी कि आप और जोगी परिवार इतने क्लोज थे? उसमें एक बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, लेकिन एक चीज मैंने देखा उनके साथ करीब रहकर, बेटे के साथ या उनके मैडम के साथ, दिल के बहुत फ्रैंक थे वो। बाहर जो भी इम्प्रेशन उनका होगा कि बहुत कनिंग पॉलिटिशियन थे, वैसे थे नहीं वो। अगर आप डाइनिंग टेबल पे उनके साथ बैठिए या 2-2.5 घंटे का ट्रैवल करिए तो पता चल जाता था कि दिल के बहुत साफ है। मैलिस तो नन था। याद होगा आपको ब्रजमोहन अग्रवाल या लखीराम अग्रवाल, सभी उनके करीब थे। लखीराम जी एक बार काफी बीमार पड़े थे, ये सीएम थे। ऑपोजिशन के नेता होते हुए उन्होंने तुरंत स्टेट प्लेन का इंतजाम कराया उनको दिल्ली ले जाने के लिए। किसी के मन में व्यक्तिगत तो द्वेष नहीं रखते थे। और अब तो मैं खुल के बोल सकता हूँ, चूंकि बाहरों कुछ पत्रकारों ने भी इनको काफी मिसलीड किया। बहुत विश्वास करते थे उन लोग उन पे। दूसरी बात होगी कि अफसरों पे इनका ग्रीप रहता था जरूर, लेकिन लास्ट इलेक्शन में अफसरों ने भी इनको मिसलीड किया। तो ये शो करता है कि दिल का आदमी साफ था, किसी को फेस वैल्यू पे ले लेता था, पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं करता था। और अभी छत्तीसगढ़ का खैर फाउंडेशन का जो बैकबोन इन्हीं का तैयार किया होगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग भी उस वक्त हमको बताते थे इस आदमी में दिमाग बहुत है, काफी डेवलप किया है। उनकी लव कुमार जी, उनकी कार्यशैली को आपने बहुत करीबी से देखा है और उस समय का जो प्रशासनिक फेरबदल होते थे और जो उस समय के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां होती थी, इसके अलावा जो पॉलिटिकल नियुक्तियां होती थी, क्या सोच रहती थी उनकी, किस तरह से वो चीजों को करते थे? वो सोचते थे कि मेरिट वाले या जो अंडर प्रिविलेज वो ज्यादा बढ़े। उसमें एक बता रहे हैं आपको, ह्यूमन फेस जो था चीफ मिनिस्टर का, छत्तीसगढ़ में एक IAS
कपल हैं। एक रात हम लोग खाना खा रहे थे, कहीं 3-4 IAS अफसर थे, तो उसमें एक अफसर दूसरे को बता रही थी कि मेरा फलाने जगह ट्रांसफर हो गया है और दूसरा बोला कि हम तो यहीं रहेंगे। मैंने योगी जी को 10 बजे रात में फोन लगाया कि आप तो CM हो गए, आपने अपनी पत्नी को इंदौर से यहाँ बुलवा लिया और एक फलाना अफसर उसको पत्नी से अलग कर रहे हैं। तो बोले कौन है, बता दिए ना। आप विश्वास नहीं करें, रात में ट्रांसफर ऑर्डर चेंज हो गया। ह्यूमन फेस था उनका। जी चलिए, बहुत करीबी और बहुत गंभीर बातें आपने बताई लव कुमार जी, और यही जो बातें हैं वो आज अनुभव के रूप में हम साझा कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा जो वक्त था वो अजीत जोगी ने बिताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। शिरीष जी, बहुत सारी खूबी का जिक्र अभी हम लगातार जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलग अलग जगहों से हैं, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने उनके लिए लिखा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, ऐसे ऐसे उदाहरण आपको याद हैं जिनका जिक्र हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे ये लगती है कि अजीत जोगी के पार्टी बदलने के बाद या कांग्रेस में रहने के साथ साथ जो दूसरे पार्टियों में एक जो भेदभाव होता है या एक शत्रुता की बात होती है, लेकिन खूबी उनमें ये थी कि उनकी प्रशासन क्षमता की, उनकी राजनीति की नीतियों की दुश्मन भी तारीफ किया करते थे, आज भी करते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जब सामान्य शिष्टाचार की बात हो या व्यक्तिगत संबंधों की बात हो तो उसमें उनके संबंध बड़े प्रगाढ़ थे। ना सिर्फ उनके और उनकी जो धर्मपत्नी है रेणु जोगी, वो पारिवारिक रूप से लोगों से उन लोग जुड़े हुए थे। जब आप देखेंगे उनकी पूरी लाइफ को देखेंगे तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ रहे उन्होंने बड़े आत्मीय संबंध बनाए। चाहे जबलपुर की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे शहडोल की बात करें, सीधी की बात करें, दिल्ली में रहे वो और रायपुर में रहे, सब जगह उनके संबंध लोगों से बड़े प्रगाढ़ रहे। और ये बात अलग है कि राजनीतिक जो विचारधारा थी वो अलग थी। जैसे ब्रजमोहन अग्रवाल राजनीतिक विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे उनका जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता है या जो विरोध है वो अलग था विरोध, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उनके संबंध बहुत अच्छे थे। और ऐसा ही उनका अन्य पार्टी के नेताओं के साथ भी था। दिल्ली में उनके संपर्कों का बड़ा दायरा था जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग थे। और ये पूरा देश जानता है कि जब वो CM थे तो उन्होंने इन संपर्कों का लाभ छत्तीसगढ़ को दिलाने का भरसक प्रयास किया। और इसका एक नतीजा था कि छत्तीसगढ़ ने जो शुरू में जो लीड हासिल करी, जो आगे बढ़ा छत्तीसगढ़, उसके कारण छत्तीसगढ़ आज एक विकसित राज्य, विकासशील राज्य की ओर दिख रहा है आपको। और जो प्रोग्रेस छत्तीसगढ़ में दिख रही है उसका एक बड़ा श्रेय अजीत जोगी को है कि वो तुरंत निर्णय लेते थे। और उसके लिए उनको चाहे केंद्र सरकार से बात करनी हो, चाहे अपने राज्य में उसको किसी नियम को चेंज कराना हो, उसमें वो यदि उनको समझ में आ जाता था कि ये किसी विकास में बाधा के या किसी परेशानी की पैदा करने वाली चीज है तो उसको खत्म किया जाए, और उस दिशा में वो काम करते थे। अच्छा, बहुत सारी खूबियां जो दिख रही हैं वो ये कि देखिए उस समय कोई दिन नहीं है, मुख्यमंत्री है, फिर भी वो आम आदमी से मिलेगा। लौट के आने के बाद में रजिस्टर देख के खुद से कॉल बैक करना, ये आपको दिखाता है कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आप कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना चले जाएं। ये व्यक्तित्व की खूबी होती है, जब व्यक्ति चला जाता है तो ऐसी चीजें याद होती हैं। ज्योति जी, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूँगा। मैं छत्तीसगढ़ में नया आया था, मुझे किसी काम के सिलसिले में अजीत जोगी जी से बात करनी थी। मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो मैं जिस संस्थान में काम करता था वहाँ से मैंने लैंडलाइन नंबर से मुख्यमंत्री निवास में फ़ोन किया। तो जो टेलीफोन अटेंडेंट था उन्होंने मेरा नाम नोट किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी CM से बात होगी इस तरह से। जब मैं रात को अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, 8:30 बजे की बात है रात की, फ़ोन में घंटी बजी, मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि हेलो। तो मैंने उनको हेलो किया जब, तो उन्होंने बोला कि मैं मुख्यमंत्री अजीत जोगी बोल रहा हूँ, आपने कॉल किया था, इस नंबर से कॉल आया था, शिरीष मिश्रा से बात करनी है। तब मेरी उनसे बात हुई, तब मुझे समझ में आया कि वो लोगों का जो बात लव कुमार मिश्रा जी ने बोली कि जो रजिस्टर मेंटेन होता था और उसके आधार पे वो लोगों से फ़ोन पे बात करते थे। और जनसंपर्क की बात है, जो जिसको वहाँ पर CM हाउस में जो जनदर्शन होता है, वो जनदर्शन उनके समय में हमेशा होता था। यदि वो अवेलेबल हैं तो जितने लोग बाहर हैं उनसे उनको मिलना ही है, उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं था। और CM हाउस में घुसने में किसी की मनाही नहीं थी कि कोई दिन विशेष पे मिलना है, किसी टाइम विशेष पे मिलना है।
जो लोग आ रहे हैं उनको आने दिया जाता था, और जब वो अपने निकलते थे तो जो लोग, जितने भी लोग वहाँ पर उस समय खड़े रहते थे, वो उनसे वो बात करते थे, उनका जो भी एप्लीकेशन है, जो भी उनका शिकायत है, आवेदन है, वो ले लेते थे और उसमें मार्क करके वो अपने जो उनके ओएसडी या जो उनके पीए होते थे उनको दे देते थे। ये एक उनकी प्रैक्टिस में था और लोगों से मिलने में उनको कभी कोई गुरेज नहीं हुआ। इस मामले में उन्होंने कोई प्राइवेसी जैसी चीज़ों का कभी सुनने में नहीं आया। जैसे अभी यहाँ पर जो उनका बंगला है अनुग्रह, जिसको सागौन बंगला के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे भी जिस तरह से आप जाके देखेंगे लोग आके वहाँ पर मारवाही, पेंड्रा, उनका जो संसदीय क्षेत्र रहा पहले महासमुंद, वहाँ से भी लोग आके वहाँ पर पड़े रहते हैं और उनसे जब समय मिलता बात करते हैं। तो ये उनकी कार्यशैली का एक हिस्सा रहा है। लोगों से मिलना जुलना उनकी, मैं बोलूँ, ताकत रही, या लोगों को उन पर विश्वास था कि उनके पास जाएंगे तो समस्या का समाधान होगा, वो फोन करेंगे। तो ये उनके एक जो काम करने की स्टाइल थी, और वो कभी अपने आप को थका हुआ या वैसा महसूस नहीं करते थे कि उनको जनता से मिलने में कोई तकलीफ हो रही हो। श्री जी, ऐसा नहीं है कि अजीत जोगी के जीवन में सब अच्छा ही रहा हो? आपको तो याद होगा जब सारी चीजें आपको इतनी याद है, चाहे उनकी बेटी के निधन की बात हो, चाहे पार्टी से अलग होने की बात हो, या दोबारा मुख्यमंत्री या दोबारा जीत के नहीं आ पाने का दर्द हो, इन दर्द के साथ साथ भी अपनी राजनीति में जो नियम कायदे थे उस पर वो खरे उतरते रहे और उसको लेकर वो हर दम, चाहे नई पार्टी के साथ आने की बात हो, चाहे अपने आदर्शों को लेकर आगे चलने की बात हो, वो निरंतर चलते ही दिखे हमें। देखिए, अजीत जोगी और विवादों का एक गहरा नाता रहा है शुरू से। रेणु जोगी ने अपनी किताब में भी इस बात को उल्लेख किया है कि अजीत जोगी के साथ विवादों का नाता रहा है। और ये बात मैंने भी 20 सालों में देखी, क्योंकि मैं उस समय नया यहाँ पर आया था। तो चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे राज्य में पहले विधायक जो मरवाही से थे उनको त्यागपत्र दिलाकर उनके स्थान पर चुनाव लड़ने वाली बात हो, तो उसके बाद फिर 12 विधायकों को बीजेपी के जो कांग्रेस में प्रवेश कराने की बात हो, और उसके बाद जब कांग्रेस चुनाव हार गई 2003 का, और उस समय एक जो घटनाक्रम हुआ और अजीत जोगी का कांग्रेस से निलंबन हुआ, और उसके बाद उनको फिर कांग्रेस ने लोकसभा से टिकट दी, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम चले जिससे उनका नाता रहा, और जाति का उनका एक विवाद भी साथ साथ चलता रहा। इन सब चीजों में वो परेशान थोड़े बहुत हुए होंगे, लेकिन वो कभी उनके कार्यशैली में या उनके काम में कभी विड्रॉ करते उनको नहीं देखा। उन्होंने हमेशा फाइट किया। जैसे अभी महासमुंद में जब वो लास्ट चुनाव हारे तो बहुत मामूली अंतर से आते, 1000-1200 वोट से वो चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने आगे का अपना रास्ता आगे का बनाया, फिर जाके वो फिर मरवाही से चुनाव लड़ लिए और विधायक बन गए। तो ये इनकी कार्यशैली का एक हिस्सा था कि वो आगे बढ़ना, और विवाद भी हो रहे हैं लेकिन उनको आगे बढ़ना है, उससे उनको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता था। उनके जो अपनी काम करने की स्टाइल थी या उनकी जो नियमित जीवन शैली थी वो वैसे ही चलती रहती थी, चाहे चीज़ें उनके पक्ष में हो या उनके खिलाफ जा रही हों। अच्छा, जैसा कि श्री जी लव कुमार जी ने भी कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत जो संबंध थे वो सर्वोपरि रहे, खास करके गांधी परिवार से। आप देखिए, जब पार्टी अलग हो गई, चाहते तो टिप्पणी किया जा सकता था क्योंकि पहले वो मुख्यमंत्री कांग्रेस का चेहरा वो रहे, उसके बाद वो वहां से निकलकर अलग होकर अकेले होकर उन्होंने पार्टी की, लेकिन बावजूद उसके उनकी व्यक्तिगत जो सोच थी, व्यक्तिगत जो संबंध था वो वास्तव में सर्वोपरि था। तो इसको भी मानना पड़ेगा कि रिश्ता निभाने में भी जोगी की मिसाल नहीं थी। देखिए, गांधी परिवार से उनका रिश्ता है। अजीत जोगी ने एक किताब लिखी है स्वर्ण कर्ण जन, उसमें उन्होंने उन लोगों का उल्लेख किया है जिनसे उनको अपने जीवन में प्रेरणा मिली है। उसमें एक राजीव गांधी जी भी हैं। उन्हें राजीव गांधी से वो बहुत प्रभावित थे। जब वो रायपुर कलेक्टर थे उस दौरान पुरुषोत्तम कौशिक जी एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो चूंकि रायपुर से ही थे पुरुषोत्तम लाल कौशिक जी, तो अजीत जोगी जी की राजीव गांधी जी से मुलाकात होती थी कभी कभी गाये बगाए, क्योंकि वो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेकर यहाँ रायपुर आते थे। तो अजीत जोगी समय कलेक्टर हुआ करते थे, उनसे जाके मिलते थे। वहाँ से उन लोगों का एक आपस में संपर्क शुरू हुआ, और जब अजीत जोगी जी राज्यसभा में गए उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो इस तरह से उनका गांधी परिवार से जो जुड़ाव हुआ। फिर सोनिया गांधी ने के कार्यकाल में वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, और छत्तीसगढ़ में उन्होंने गांधी परिवार को और सोनिया गांधी को वो सोनिया दाई बोलते थे हमेशा अपनी चुनावी भाषण में या जहां भी सभा होती थी, और उसमें साफ तौर पर दिखता था गांधी परिवार इंदिरा गांधी जी के प्रति और गांधी परिवार के अन्य लोगों के प्रति उनका एक बड़ा आदर भाव था, जिसको उन्होंने पार्टी छोड़ने के समय भी मेंटेन रखा। ये सबसे खास बात थी। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जब उनकी तबीयत खराब हुई, जब भी उनके परिवार पे संकट आया, तो गांधी परिवार के लोगों ने उनकी कुशल क्षेम के बारे में जरूर पूछा। उन्होंने भी निभाया, और जब तबीयत खराब हुई थी तब भी फोन पर प्रतिक्रिया आ ही रही थी और हालचाल पूछ ही रहे थे। प्रतिक्रिया का दौर तो है ही। ऐसे में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष
चरणदास महंत और ज्योत्सना महंत ने भी कुछ बातें अजीत जोगी के लिए कही, वो भी देख लेते हैं। अजीत जोगी जी का जाना छत्तीसगढ़ के एक लाल का जाना है, छत्तीसगढ़ के एक बेटे का जाना है। 16 साल तक जो अपने जीवन से संघर्ष करते रहे, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वो आज भी पूरे प्रदेश में दौरा करते रहे। पूरा छत्तीसगढ़ उनके बगैर आज सुना है। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जोगी जी हमारे बीच नहीं रहे। जब भी मैं उनसे मिलती थी वो मुझे परिवार का एक सदस्य समझते थे, हमेशा कहते थे मेरी छोटी बहन है, और मैं भी उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी। कुशल प्रशासक थे, बहुत कुशल राजनेता थे, बहुत कुछ उनसे सीखना बाकी था, बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा। वो चले भले गए हैं हम लोगों के बीच से, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के दिलों में हमेशा राज करेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे। कोई भी नेता व्यक्ति दुनिया से भले चला जाए, लेकिन उसके काम, उनकी विचारधारा और उनका योगदान हमेशा लोगों की स्मृतियों में शेष बना ही रहता है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी अब हमारे बीच नहीं रहे। 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें राजधानी रायपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 20 दिनों के बाद आज दोपहर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। अजीत जोगी के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। कल उनका अंतिम संस्कार मरवाही में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। चला गया वो जो हर बार अपनी साहस, जिद और संघर्ष से मौत को मात देता आया था, जिसकी जिजीविषा की मिसालें दी जाती थी, जो व्हीलचेयर पर हर चुनौतियों को हराता आया था। अस्पताल में 20 दिन लंबे चले संघर्ष के बाद इस बार वो मौत के हाथों अपनी जिंदगी हार गया। 9 मई को कार्डियक अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 29 मई की दोपहर अंतिम सांस ली। जो ब्रेन अभी तक ब्रेन स्टेम काम कर रहा था हार्ट को मैनेज करने का, उसका कंट्रोल खत्म होने के कारण जो है हार्ट अभी रुके। 74 साल के अजीत जोगी के दुनिया छोड़ देने की खबर को मार्मिक ट्वीट और कुछ पुरानी तस्वीरों को शेयर करते हुए उनके बेटे अमित जोगी ने साझा किया। अजीत जोगी की पार्थिव देह पहले रायपुर के सागौन बंगले में रखी गई है, जहां से शनिवार सुबह 9 बजे रायपुर से बिलासपुर के मरवाही सदन ले जाया जाएगा। वहां से कोटा, रतनपुर और केंदा मार्ग होते हुए उनके गृह ग्राम जोगीसार पहुंचेंगे। यहां से गौरेला के पैतृक जोगी निवास पहुंचने के बाद मरवाही के सैनिटोरियम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी नेता, विलक्षण प्रतिभा के धनी, गरीबों के मसीहा, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले एक योद्धा श्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया है। मैं बहुत व्यथित हूँ। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन को प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, साथ ही कोई भी सरकारी समारोह नहीं होंगे। हमारे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हमने खोया, हमारे बीच से शारीरिक रूप में वो चले गए, अब नहीं रहे। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यही कामना करूंगा कि उनके परिवार के सभी सदस्यों को मनोबल मिले कि इस बड़ी क्षति की घड़ी में इस बड़े दुख को सहन करने की क्षमता ग्रहण कर सके। अमीर धरती के गरीब लोग का नारा देने वाले छत्तीसगढ़ की करीब 2.5 करोड़ जनता को छोड़कर अजीत जोगी एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां से कोई लौटता नहीं। उनकी बातें, उनकी यादें और उनकी ये तस्वीरें आंखें नम करती हुई यही कह रही हैं
कहाँ ढूंढोगे अब मुझको, मेरा पता लेते जाओ। एक कब्र नई होगी, उस पर जलता दिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हमारी भी अजीत जोगी को भावभीनी श्रद्धांजलि। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।